हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस अध्ययन चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 5 में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों का वर्णन है, अर्थात किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख मिलता है। सही आंसर है ए, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख है। और ये किस भाग में है? सर्वोच्च न्यायालय का किस भाग में अनुच्छेद है? ये भाग 5 में अनुच्छेद है। याद रखिए, दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो ये 3 स्तरीय संरचना है। त्रिस्तरीय संरचना इसको बोला जाएगा। कौन कौन सा है? तो जिला में व्यवहार न्यायालय अर्थात व्यवहार न्यायालय, और दूसरा है उच्च न्यायालय, और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। तो 3 स्तरीय अर्थात 3 स्तर में है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। डी इज द करेक्ट आंसर। और ये किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो ये याद रखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और एक बात और याद रखेंगे इसमें पॉइंट में कि इसका उद्घाटन सत्र जो था, ये भी परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता दूं कि उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 था। सो प्रश्न का आंसर डी है। उसके साथ साथ मैंने आपको 2 और पॉइंट बता दिया है। याद रखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदामंद होगा आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ए, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ साथ ही आपको मैं बता दूं कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होती है ये भी याद रखेंगे आप लोग, 124 का दू। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, 124 दू। और राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के साथ ये इनके भी करते हैं। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि कॉलेजियम होता क्या है। ये एक्चुअली एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके द्वारा न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है एवं स्थानांतरण की सिफारिश की जाती है कॉलेजियम के द्वारा। तो सिस्टम है, प्रणाली है। इसमें क्या होते हैं कि इसमें 4 वरिष्ठ जज होते हैं। वरिष्ठ जज अर्थात न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश यही कॉलेजियम की अध्यक्षता करते हैं। तो सही आंसर है बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बातें अब समझ में आ गई होगी, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो कॉलेजियम द्वारा ये सिफारिश की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है ये भी याद रखिए, बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो नियुक्ति अथवा स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य होनी चाहिए? तो बी, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में अर्थात वकील के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, वही ये अर्हता रखता है अर्थात योग्यता। किसके लिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सही आंसर है डी, अर्थात रिटायर्ड किस उम्र में होते हैं? कौन? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश जज 65 ईयर्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकते हैं? सही आंसर सी, भारत के राष्ट्रपति को। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जज को निम्नलिखित के किस आधार पर हटाया जा सकता है? सही आंसर है
दुर्व्यवहार या अक्षमता जिसे कहा जाता है, और ये राष्ट्रपति के आदेश पर पद से हटाया जाता है। तो क्या होता है? दुर्व्यवहार या अक्षमता जिसे कहा जाता है सिद्ध, कोई कदाचार या सिद्ध हो गया हो, तो इस कारण से किसे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, या डी, बी एंड सी? किसके द्वारा? तो डी इज द राइट आंसर। विशेष बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद से हटाया जा सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पहले जज का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में के संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। महाभियोग का प्रस्ताव किस लिए लाया गया था? क्योंकि इनको हटाने का किसके लाया गया, तो वो कौन थे, ये भी याद रखेंगे। सही आंसर है जस्टिस रामास्वामी, बी। इनके खिलाफ सर्वप्रथम महाभियोग का प्रस्ताव स्वतंत्र भारत के संसद में लाया गया था, और किस वर्ष लाया गया था ये भी मैं आपको बता दूं, 1991 में लाया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग ये लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया था, सिद्ध नहीं हो पाया था और प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। सो बी इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत में एक और न्यायाधीश के प्रति महाभियोग चालू किया गया था, वो थे सौमित्र सेन, ये भी याद रखिए। जो दूसरे जज थे सौमित्र सेन, ये वर्ष 2011 में, परंतु प्रक्रिया जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ होने से पूर्व ही इन्होंने सौमित्र सेन ने त्यागपत्र दे दिया। तो ये नोट डाउन कर लेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2011 में और महाभियोग की प्रक्रिया के पूर्व ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सो दो हो गए, जस्टिस रामास्वामी और सौमित्र सेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंध है? नियुक्ति से संबंधित कौन सा न्यायाधीश है? तो अनुच्छेद 127 ये न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। सी इज द राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो कहां पर वकालत उनको करने की मनाही होती है? कहां पर वकालत करने की मनाही होती है? सही आंसर है बी। भारत के किसी भी न्यायालय में अर्थात किसी भी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वकालत अर्थात एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? सही आंसर है बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश ये भारतीय संविधान का अभिरक्षक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकार है जिसे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य, केंद्र सेंट्रल और स्टेट के बीच तथा राज्यों के मध्य विवाद को निपटाने की अनुमति देता है? कौन सा क्षेत्राधिकार? सही आंसर है ए, मूल क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत ये सेंट्रल और स्टेट के बीच के विवादों को निपटाने की अनुमति देता है। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? किसके? नागरिक जो मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 32 के तहत ये उनको उल्लंघन के लिए किसी भी उच्चतम अर्थात सुप्रीम कोर्ट में सीधे वो मुकदमा कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? किस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? सही आंसर, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मौलिक अधिकार पर मैंने जितना भी वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल रखा है, अपलोड कर चुके हैं, तो आप उस पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितना रिट जारी की जा सकती है? कितनी रिट जारी की जा सकती हैं? सही आंसर है 5 ए, 5 रिट जारी कर सकती हैं। ये सारा डिटेल मैंने मौलिक अधिकार में आपको बता दिया है, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करती है तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी अर्थात गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है, तो उसमें कौन सा कोर्ट क्या करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है और गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है, ये याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। सही आंसर है बी, परमादेश। वह पदाधिकारी जो अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा हो
और इसे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा हो, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश जो रिट होता है उसे जारी की जाती है। किसके विरुद्ध? सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय के एक निम्नतर न्यायालय अर्थात जो उनसे नीचे के न्यायालय हो उनको जारी करता है? उच्चतम न्यायालय किसको? अपने नीचे के न्यायालय को जारी करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिषेध रिट जारी करता है, याद रखिएगा, प्रतिषेध रिट जारी करता है। क्यों जारी किया जाता है यह भी ध्यान देंगे। जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी करती हैं। कौन सी? प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उत्प्रेरणादेश या उत्प्रेषण से आपका क्या अभिप्राय है? सही आंसर है कि प्रमाणित करना या जानकारी देना। इसका अभिप्राय यही है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ अपील, कौन सा है? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। कि अगर आपको लगता है कि किसी भी कोर्ट में, निम्नतर कोर्ट या निचले कोर्ट में, जैसे सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला है, तो आप अपना अपील सबसे उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कर सकते हैं। सो बी सही जवाब। अगला है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ये डी, उच्चतम न्यायालय ही अंतिम अपीलीय न्यायालय है, क्योंकि इसका आदेश आने के बाद आगे आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय इज द लास्ट अपीलीय न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए अर्थात परामर्श के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो कौन? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। सही आंसर है ए, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय अर्थात परामर्श के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। ए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? सही आंसर है सी, अनुच्छेद 129 में ये कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक वाइज पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, तो आप जीएस अध्ययन चैनल के प्लेलिस्ट में सिर्फ वहां पर आपको पॉलिटी नहीं, हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी का एक पार्ट मैंने अपलोड किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात न्यायिक पुनरीक्षण से मतलब है कि कोई भी आदेश को रिवीजन करना या देखना। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? सही आंसर है सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। ये सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है बी, अमेरिका से दोस्तों लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से ऊपर की है। गोलकनाथ का मामला, ये केस हुआ था गोलकनाथ का, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में क्या प्राप्त है? भारत के उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में क्या प्राप्त है? तो मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र ये प्राप्त है। राइट आंसर इज डी। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? संविधान की व्याख्या करने का प्राधिकार, अंतिम प्राधिकार बी, उच्चतम न्यायालय को। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी हैं? किस पर बाध्यकारी हैं? सही आंसर है ए, भारत के सभी न्यायालयों पर यह बाध्यकारी हैं, अर्थात फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालयों पर यह बाध्यकारी माना जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? ये संघीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय है, संविधान का रक्षक, या सारे विकल्प सही हैं? तो सही आंसर है सारे विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की तरह उल्लेखित किया गया है? किसे भारतीय संविधान की तरह उल्लेखित किया गया है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षा से संबंधित उपबंध जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है सी, फातिमा बीबी, ये पहली महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य
क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? अगेन सही आंसर यतो धर्मस्ततो जया, ये आदर्श वाक्य है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में हरिलाल कानिया को नियुक्त किया गया था। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको ये बार बार पूछा जाता है, तो मैंने आप लोगों के लिए विशेष रूप से काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं इस वीडियो में, तो एक योगदान जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन है? 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डी वाई चंद्रचूड़, ये सी वर्तमान के भी मुख्य न्यायाधीश आप कह सकते हैं, अभी डी वाई चंद्रचूड़ हैं, सो सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं, 33 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, तो 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में। लास्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन, अर्थात जो टैपिंग होता है जिससे आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए हुए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रश्न काफी अच्छे और सारे प्रश्न काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, तो सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के अलावा आप हिस्ट्री का एमसीक्यू आप देख सकते हैं जीएस अध्ययन चैनल पर, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो जो उच्च न्यायालय